तो दो थ्योरी आई, जिसमें पहली है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, किताब की लैंग्वेज में बंधेंगे नहीं हम। ये दो थ्योरीज हैं, ये दो थ्योरीज बोर्स मॉडल ऑफ एटम को बर्बाद कर देंगी। यानी ये दो नई डिस्कवरीज हैं, कुछ नए साइंटिस्टों को कुछ पता चला है जिससे ये साबित हो जाएगा कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम सही नहीं है पूरी तरह। देखो ये थ्योरी क्या है हिजनबर्ग, और इसमें क्या क्या आता है। न्यूमेरिकल आता है इसका, थोड़ा आसान आता है न्यूमेरिकल इसका, क्योंकि थ्योरी की इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जब ऐसा हो जाता है इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसका न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगा लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल वे में। हिजनबर्ग का कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन and exact velocity of a microscopic particle simultaneously बस इतना ही। यहाँ अब इस थ्योरी का क्या मतलब है यहां देखना। हिजनबर्ग ने एक खोज की और उस खोज से पता लगाया, इसे कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन आप यानी कि बोर्स ने ये बात पता कैसे लगाई कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। इस बारे में सोचते हैं, क्या बोर्स ने इलेक्ट्रॉन को देखा घूमते हुए? तो नहीं, ये सिर्फ एक कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन था जो शुरू से ही चला आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बोर्स ने भी इसी का इस्तेमाल किया, बोर्स ने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। रदरफोर्ड से ये स्टार्टिंग हुई, बीच में कुछ साइंटिस्ट और है। अगर हम इसे साबित करने चले कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता भी है या नहीं, तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पाथ बताना होता है, समझना है इस बात को, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की एक तो पोजीशन पता होनी चाहिए। लेट सपोज कि कोई गाड़ी किस पाथ में चल रही है, अगर उस गाड़ी का पाथ फिक्स है कि वो उसी पाथ पर चलती है हमेशा, तो गाड़ी किस पाथ में चलेगी ये पता लगाना बड़ा आसान है। अगर आप गाड़ी की पोजीशन पता कर लें एग्जैक्ट एक ही समय पर, जैसे 10 बजे गाड़ी कहाँ है, और गाड़ी की एग्जैक्ट वेलोसिटी, और एग्जैक्ट वेलोसिटी का मतलब है स्पीड एंड डायरेक्शन। गाड़ी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों, तीन चीजें हो गई है मीनिंग। देखो गाड़ी कहाँ है, कहाँ जा रही है, और किस स्पीड से जा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पाथ पता करना है कि वो किस रास्ते पर ट्रेवल करेगा, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसके मूव करने की डायरेक्शन, और वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन में इन तीन बातों को पता करें, या मेनली दो, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन में ऐसा करने की कोशिश करता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं,
तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को कम से कम देखना तो पड़ेगा कि आखिर वो है कहां और कहां जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये है कि मुझे इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है? जब माइक्रोस्कोप किसी चीज पर लाइट डालता है तो वो लाइट टकराती है, वापस मुड़ती है और ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है। ये तरीका है माइक्रोस्कोप के काम करने का। मगर यहां ये समझिए कि लाइट में फोटोन मौजूद होते हैं और फोटोन में एनर्जी होती है। अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन पे टक्कर मारता है तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, हालांकि फोटोन मुझ पे टक्कर मारेगा तो ना तो फोटोन मुझे हिला पाएगा ना ही मेरी स्पीड में चेंज कर पाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि फोटोन की टक्कर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज कर देगी। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी। ये ठीक है, ऐसा है। लेट सपोज कि राज आर्यन के ऊपर अगर लाइट टकराए तो राज आर्यन लाइट की एनर्जी से कहीं दूर जाकर गिरेगा। अब सोचिए कि एक अंधेरा कमरा है और मुझे राज आर्यन दिख नहीं रहा है, तो मैं उसे देखना चाहता हूं, तो मैं उस पर लाइट डालता हूं और जैसे ही मैं उस पर लाइट डालता हूं राज आर्यन अपनी पोजीशन से मूव करके कहीं और जाकर गिरता है। तो क्या मैं राज आर्यन की एग्जैक्ट पोजीशन कभी भी देख पाऊंगा? क्योंकि अगर वो कहीं और जाकर गिरा है, मैं वहां लाइट डालूंगा तो वो कहीं और जाकर गिरेगा। यानी लाइट खुद ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी अगर चेंज करने लगेगी तो लाइट टकरा के मेरे आंखों तक पहुंचेगी और जब तक लाइट टकराएगी इससे, जब तक इसकी पोजीशन वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी और फिर मेरी आंखों तक पहुंचेगी। यानी हर बार जो पोजीशन और वेलोसिटी मैं इलेक्ट्रॉन की देखूंगा वो एग्जैक्ट नहीं होगी। यानी ये तो ये हो गया कि हम कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में घूम रहा है और किस वेलोसिटी से। ये बताइए, ये बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये बात जो भी मैं बोलूं वो समझ में आनी चाहिए। मैं शब्द ऐसे बोलूंगा कि एक बारी में समझ में आए और जल्दी समझ में आनी चाहिए, है ना? अब सुनिए, तो आपको क्या समझना है कि इस थ्योरी में यही लिखा है, इसमें लिखा है कि हिजनबर्ग ने कहा कि ये असंभव है निकालना किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। अब इसमें ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक ही सीमित नहीं है, ये समझ, ये सुनना मेरी बात, ये बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक सीमित नहीं है, ये हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की कहानी है। ये एटम्स के भी साथ हो सकता है, आयंस के भी साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बैक्टीरिया, कोई भी चीज जो माइक्रोस्कोपिक है आप उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि लाइट गिरने पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती है। लेकिन एक बहुत खास बात, ये तो समझाना फिर भी आसान है, लेकिन एक बहुत खास बात जो है वो ये है कि इस इक्वेशन को समझना जो हिजनबर्ग ने दी है। वो इक्वेशन क्या है देखिए, डेल्टा एक्स क्या चीज है? वैसे डेल्टा एक्स का नाम है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अनसर्टेनिटी एक अलग चीज होती है और एरर एक अलग चीज होती है, लेकिन इनमें एक अनसर्टेनिटी एक टाइप की एरर की तरह ही होती है। तो आप अपनी सुविधा के लिए फिलहाल अगर डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी बोलते रहें और एरर की तरह समझते रहें तो आपके बात समझ में आ जाएगी। डेल्टा एक्स एक एरर की तरह है। लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है और मैं उसे नाप रहा हूं 28 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एरर है। कोई नाप रहा है उसे 32 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एरर है। कोई उसे 35 नाप रहा है
तो 5 सेंटीमीटर एरर है क्योंकि उसकी रियल पोजीशन 30 सेंटीमीटर दूर है। तो डेल्टा एक्स रियल और जो मेजर्ड रॉन्ग पोजीशन है उनका अंतर है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आप उसका आंसर दे पाएंगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ ये आप समझ रहे हैं या ऐसी फेंक रहे हैं। सेम डेल्टा वी भी उसी तरीके से एरर है वेलोसिटी में। मैं ये कहता हूं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट भगवान करते हैं, इस चीज का आंसर जो दे पाएगा वो समझ में आ जाएगा, मेरे समझ आएगी नहीं। अगर इस चीज का ये एक्सपेरिमेंट भगवान करते हैं तो भगवान यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कोई गलती नहीं करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट भगवान करते हैं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो। जीरो। जी बिल्कुल, आप बात समझ रहे हैं। लेकिन हिजनबर्ग ने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो भी अगर आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू h अपॉन में 4 पाई m से कम नहीं आएगी। जीरो तो छोड़िए, आप वैल्यू को इससे कम नहीं कर पाएंगे। यानी आप कितनी भी मेहनत करेंगे, यानी आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकालने में, मगर आप कभी भी अपनी एरर यानी अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट को, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी आप अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट को कभी भी h अपॉन में 4 पाई m से कम नहीं कर पाएंगे। सवाल है h अपॉन में 4 पाई m क्या है? फिर आप बेवकूफों की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ h की वैल्यू डालो, यहाँ पाई की, तो डाल ही सकते हैं h पाई। m की जगह आप किसके लिए इक्वेशन लगा रहे हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, तो आप यहाँ मास लिखिए, इलेक्ट्रॉन का पाई की वैल्यू लिखिए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, आप कभी भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के प्रोडक्ट को उस वैल्यू से कम नहीं कर पाएंगे। यानी एरर का प्रोडक्ट इतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्यादा भी आ सकता है। ज्यादा आना क्या फेवर में? ज्यादा आने का मतलब आप और ज्यादा गलती कर रहे हैं, लेकिन जो एरर है वो कम नहीं होगी h अपॉन में 4 पाई m से। ज्यादा तो हो सकती है, समझ रहे हो? ये तो बराबर तो तब आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी एरर की। आप खराब करेंगे तो एरर इससे ज्यादा भी आ सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? यस सर। यस सर। तो इस इक्वेशन को समझना ही, तुम यकीन मानो तो मैं शब्द से बोलता हूँ, इस इक्वेशन को समझना ही अपने में एक अचीवमेंट है। तो आप बाद में ना कहिए ऐसा कि हमें आगे भी चलना, हमारे आगे भी बहुत चैप्टर है, तो बाद में आप ऐसा ना कहिएगा कि ये बात थी उस दिन, ऐसा था। ये रिकॉर्ड है, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी धीरे धीरे। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए। 15 सेकेंड। कभी कभार वो इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी समझ लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई m। ये जो m है इसे इधर ले आइए, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई m डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई m। तो ये जो m डेल्टा वी है ये डेल्टा p बन जाएगा। सर m तो आप उस तरफ ले आए, आपने दोबारा m लिखा है नीचे। तो ये जो n है, m है आपका, ये जो है आपका डेल्टा p बन जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आपको ये डेफिनेशन ऐसे भी दिख जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। अब एक तो इसका न्यूमेरिकल आता है। दूसरा एक क्वेश्चन इस पे थ्योरेटिकल आता है, ये तो आता ही है, डेफिनेशन तो आती है इनकी, तो क्या गारंटी ले सकता हूँ, ये तो आ जाती है कभी भी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं जो फिक्स से हैं, मतलब आ ही रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। वो ये पूछते हैं कि
व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हालांकि जब कोई पूछता है कि इस टॉपिक का क्या महत्व है, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इस टॉपिक का महत्व है कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पर नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। मगर आपको सिग्निफिकेंस में सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आप देखिए मैं क्या बताता हूं। जब आपसे कोई बोले कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत फेमस है प्रिंसिपल। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ व्यू दूं, देखो पता मेरे को बहुत कुछ होता है। अगर मैं डिस्कवरी चैनल की तरह इतिहास बताऊंगा ना तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ये समझो। बात को कम से कम रखना होता है, समझाना ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक चीज एक रियल लाइफ में बता सकता हूं जहां हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको साफ साफ दिखेगा। देखो ऐसा मान लीजिए कि हम एक किंगफिशर के बारे में बात करते हैं, जबकि वो तो माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है। अनसर्टेनिटी तो यहां भी आएगी। मान लीजिए कि एक बर्ड है किंगफिशर। रियलिटी में अगर आप देखेंगे सचमुच में सच वाले कैमरे से, तो आपको ये इतनी तेजी से पंख मुड़ते हुए नजर आएंगे ऐसे, यानी आपको कहीं भी पंख नजर नहीं आएंगे। क्या आप पंख की पोजीशन यानी इसके विंग्स की पोजीशन बता पाएंगे? नहीं। सर तो आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछे 10 बजे कहाँ है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मैं स्लो मोशन कैमरा लूं, ये तो नॉर्मल कैमरा था, अगर मैं स्लो मोशन कैमरा लूं तो जब मैं स्लो मोशन कैमरा लेता हूं तो पंख नजर आएंगे आराम से एक जगह। तो आप पोजीशन बता सकते हैं, है ना, कि पंख 10 बजे कहाँ है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए स्लो मोशन कैमरे में। लेकिन जब आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे थे, तब वेलोसिटी साफ साफ नजर आ रही थी। और जब आपने पोजीशन बताने की कोशिश की तो वेलोसिटी गायब हो गई। अब आपको इसमें स्पीड नजर नहीं आएगी। यानी दोनों चीजें आप एक साथ, ये तो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं मैं, इनमें अनसर्टेनिटी फिर भी कम आएगी, एरर। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है आज तक जिससे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ दोनों सिचुएशंस में निकाली जा सके। ये कुछ ऐसा होता है। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. तो लेकिन इन्होंने पूछा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको लिखना क्या है, इसका सिग्निफिकेंस आपके दिमाग में क्या आता है वो अलग है, और लिखना क्या है वो अलग है। देखिए आप इसमें लिखेंगे कि इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए है। टॉपिक का महत्व नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक, बड़ों के लिए नहीं है। इतना लिखने से भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा। अब साबित कैसे करना है? आप लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन में 4 पाई एम। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कोई 1 किलो की बॉल है। 1 किलो कोई ज्यादा वजन नहीं होता है, ये इमेजिन करना कि 1 किलो भी कोई ज्यादा वजन नहीं होता है, ये छोटा बहुत, ये हल्का ही ऑब्जेक्ट है। मान लो कोई 1 किलो की बॉल है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है मगर कोई बहुत बड़ा नहीं है।
और जब मैं 1 किलो की बॉल मैं अनसर्टेनिटी निकालता हूं तो मैं प्लैंक कांस्टेंट लिखूंगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, पाई की वैल्यू लिखूंगा 3.14 और मास लिखूंगा 1 किलो, यूनिट है इसकी जूल सेकंड। अब आप देखना ये अनसर्टेनिटी आनी चाहिए मिनिमम, तो आप इसे काटेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 2.2 के करीब आएगा, बहुत ज्यादा मन से नहीं काटा है मैंने। अब ये इसे काटोगे तो ये लगभग 0.6 के करीब आ सकता है। अब आपका आंसर है 0.6 इंटू 10 की पावर -34 और जूल का मीनिंग होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड ये रहा, और नीचे भी किलो है। यहाँ से ये भी दिख रहा है कि मास केजी में क्यों लेना है, क्योंकि जूल में केजी होता है और केजी से केजी कट जाएगा, ये 1 सेकंड भी जाएगा। ये आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये यहाँ से भी निकल सकता था, पोजीशन मीटर में होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मीटर मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये अनसर्टेनिटी आ रही है। अब ये अनसर्टेनिटी देखिए तो सही कितनी कम है, ये तो इतनी वैल्यू है 0.00000, यहाँ नहीं, यहाँ गिनना है। एक तो डेसिमल पहले ही था तो मैंने इसको यहाँ से खिसकाया है, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं इसे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 तक लेना है क्योंकि पॉइंट पहले भी था। इतनी आएगी अनसर्टेनिटी, तो ये तो अंडा हो गई। तो अनसर्टेनिटी आप कहेंगे देखिए ना के बराबर आती है, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी नहीं लिया है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लूंगा अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होती चली जाती है। और अगर यही चीज मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करता तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू बड़ी आती, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन में 4 पाई, एम है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg और h है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू डाल लो 4 इंटू 3.14। अब ये लगभग दोनों को काट के 0.6 के करीब आ रहा था, ये -31 + 31 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -4। अब ये तो फिर भी कोई वैल्यू है, ये भी मिनिमम है कि मिनिमम इतनी एरर आएगी। तो ये आप कहेंगे कि देखिए मैक्रोस्कोपिक में जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, ऐसे जरूर बोलना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ना के बराबर आता है और माइक्रो में ज्यादा आता है, तो माइक्रो में ही अनसर्टेनिटी मानी जाएगी। आपको ऐसे साबित करना होगा, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दो यही एग्जांपल ले लेना। समझे क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। दूसरी क्वेश्चन इससे आसान है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इससे आसान पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी रुको। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था। अब जो बात मैं बोलूंगा वो डी ब्रोगली ने नहीं बोली है, ये एक बात है जो हम पहले से जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रेडिएशन में एक कंफ्यूजन है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग शुरुआत में मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा इस पे
सबसे इम्पोर्टेंट है ये बुक के हिसाब से, कि बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। और वहीं प्लांक ने बताया कि लाइट पार्टिकल से बनी है, क्वांटम या फोटोन ज्यादा इमेजिन ठीक हो जाता है। तो ये कई ऐसे फिनोमिना थे लाइट के, जैसे आपने देखा होगा कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में इंटरफियरेंस होता है, यानी दो वेव्स का मिल जाना। कभी दो पार्टिकल आपस में मिलते नहीं है, दो क्रिकेट बॉल आपस में मिलकर एक नहीं हो जाती है, लेकिन दो वेव्स आपस में मिलकर एक हो जाती हैं, इसे कहते हैं इंटरफियरेंस। डिफ्रैक्शन, लाइट वेव को अगर किसी छोटे होल से गुजारो तो वो होल के अकॉर्डिंग टूट कर फैल जाती है। पार्टिकल ऐसा नहीं करते हैं। ये इन शॉर्ट बताया जा रहा है, हमारा टॉपिक नहीं है, जनरल जानकारी है। तो ये ऐसे नेचर होते हैं लाइट में, ये ये वेव्स ही कर सकती हैं ऐसा। तो वहीं लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने का मतलब है कि लाइट में पार्टिकल मौजूद होंगे। तो साइंटिस्ट ये हिसाब नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से या वेव से। तो आइंस्टाइन का ऐसा कहना था कि दरअसल लाइट के अंदर दोनों मौजूद होता है। दोनों मौजूद होने का मतलब ये नहीं होता कि लाइट में फोटोन और वेव दोनों होती है। ये कुछ ऐसा है कि ये जो फोटोन्स हैं, यही फोटोन्स कभी भी वेव का रूप ले लेते हैं, और यही वेव कभी भी फोटोन बन जाती है। यानी कि अगर मैं किसी बंदे पर लाइट डालूं तो उस लाइट में फोटोन्स होंगे, और वो फोटोन्स वेव्स में बदल रहे होंगे, और वेव्स फोटोन में, यानी उसमें दोनों चीजें एक साथ दिखेंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों चीजों से मिलकर बनी है, वो दोनों चीजों से नहीं मिलकर बनी है, वो दोनों चीजों में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, वेव से पार्टिकल, वेव पार्टिकल से वेव। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और ऐसा उस समय से पहले सन 1930 या 35 की बात होगी, किसी को नहीं पता था। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर। इससे पहले लोग सिर्फ ये समझते थे कि कोई चीज या तो वेव हो सकती है या पार्टिकल। जैसे हम पार्टिकल हैं और साउंड वेव है, तो हम वेव नहीं बन सकते और साउंड कभी पार्टिकल नहीं बन सकती। और ये बिल्कुल सच है कि लाइट दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है, और ये याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस थ्योरी को नहीं समझ सकते हैं तो आप कभी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, कि पार्टिकल और वेव, वही पार्टिकल वेव में बदलता है और वही वेव पार्टिकल में बदलती है। इतना तक तो चलो बच्चे बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि हम भी ऐसा ही करते हैं, कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ये कभी भी वेव में बदल जाऊंगा और मैं कभी भी पार्टिकल बन जाऊंगा, फिलहाल तो मैं पार्टिकल हूं और जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं तुमने मुझे कभी वेव में बदलते हुए नहीं देखा। क्योंकि अगर मैं वेव में बदल रहा होता तो मैं आपको एक पोजीशन पे नजर ही नहीं आता। वेव हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, फैली हुई। तो ये कोई मैटर नहीं है, समझना। बात डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझने की नहीं है, ये तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि डी ब्रोगली ने जो बात कही वो सीधी याद कर लेनी होती है। मगर बात समझना है कि डी ब्रोगली ने जो कहा वो किसके लिए कहा। क्या ये डी ब्रोगली ने बताया? नहीं, ये तो पहले से ही डिस्कवर हो चुका था। डी ब्रोगली तो उसके बाद आया, जब ये चीजें पहले से साइंटिस्टों को पता थी। अब तक तो बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम भी बन चुका है। समझना ये है कि ये कोई मैटर नहीं है, ये बात मैटर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं चल रही है बात। फोटोन कोई मैटर नहीं है, फोटोन मासलेस पार्टिकल है। मगर अगर यही बात कोई मैटर के लिए बोलने लग जाए, और मेनली माइक्रोस्कोपिक, कोई कहने लग जाए कि माइक्रोस्कोपिक मैटर, ऐसे लिख लो ताकि तुम्हारे दिमाग में मैटर शब्द आ जाए,
कि जो माइक्रोस्कोपिक मैटर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटोन में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग कैटेगरी के पार्टिकल है। फोटोन मास लेस है और इलेक्ट्रॉन मास वाला पार्टिकल है, वो मैटर की कैटेगरी में आता है। कि एक माइक्रोस्कोपिक मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी फास्ट स्पीड से मूव करता है तो वो कभी भी वेव में बदल सकता है और वो गायब हो जाएगा, फैल जाएगा। कैसे फैल जाएगा मैं दिखाता हूं अभी। और ये वेव कभी भी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए तबाह हो गया। ये तो एक भूत की स्टोरी जैसा है कि कोई आदमी टूट बिखर के हवा में घुल गया और फिर बाद में एक पोजीशन पर आ गया। ऐसे बचपन में कई सीरियल आते थे। तो मैं इसे दिखाता हूँ कि इसे कैसे इमेजिन करना है। इसके लिए मुझे मोबाइल लाना पड़ेगा, रुको, मम्मी का। देखो, ये पूरी वीडियो यही बात समझाने के लिए है। ये टोटल 54 मिनट की वीडियो है। ये भी पूरी तरह से आपको बहुत चीजें नहीं बता पाएगी। अब इसी में वो यही समझा रहे हैं। So a rock is an example of a particle, an ocean wave। कह रहा है कि चट्टान एक पार्टिकल है और समुद्र की लहरें एक वेव है। अब कहेगा एंड नाउ somebody telling you a rock is like an ocean wave। What? अब इसके हाथ में इलेक्ट्रॉन है, देखना। और ये इलेक्ट्रॉन बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसे आप, ये ऐसे दिखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, और जब फेंकेगा तो वो वेव में बदल जाएगा। वो समझाने का तरीका है उनका, तो आप भी देख लेना। ये ऐसे देखो, इसकी लाइनें पढ़ो। अब पढ़ना इसकी लाइनें नीचे। सम वंडर्ड ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हाइल इन मोशन। जब एक इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो वो टूट कर वेव बन सकता है, ऐसे। तो इतने से समझ आ गया होगा। लेकिन ये ज्यादा अजीब लगना चाहिए फोटोन के मुकाबले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारी कैटेगरी में आता है। ये एक मैटर है। अगर ये ऐसा कर सकता है तो हो सकता है हम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। और उसका कारण है कि हमारे अंदर वेव नेचर ना के बराबर होता है। वेव नेचर मास के साथ घट जाता है। तो ये आपको साबित करना होगा कि हमारे अंदर वेव नेचर ना के बराबर होता है। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो क्या बोला डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने बोला लाइक रेडिएशन, रेडिएशन की ही तरह एवरी मैटर, हर मैटर, वेदर माइक्रोस्कोपिक, चाहे वो छोटा हो और चाहे बड़ा, हाँ इसमें दोनों वेव एंड पार्टिकल लाइक नेचर होते हैं, लेकिन बाद में बड़े ऑब्जेक्ट में पता चला कि वेव नेचर ना के बराबर होता है, आप उसे कभी देख नहीं सकते। तो लाइक रेडिएशन एवरी मैटर वेदर माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक possesses both wave and particle like nature, एंड जो अगर कोई पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वेव में बदल सकता है, तो वो वेव की वेवलेंथ भी होगी। तो डी ब्रोगली ने अपना डेरिवेशन करके ये भी बताया कि आप उसकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, और बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम बी। देखो एच कब से आ रहा है, इसीलिए प्लांक कितना फेमस है। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी। ये इक्वेशन का इस्तेमाल फोटोन के लिए नहीं करना है, बेवकूफो, फोटोन में मास नहीं होता। सपोज कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ मास डालना है इलेक्ट्रॉन का, और ये डालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम आएगी, इससे फायदा नहीं होने वाला है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी भी लिखा जाता है इसे, मोमेंटम। और ये भी बताया जाता है कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। Oh, lambda is inversely proportional to momentum. अब आपसे वो ये कहेगा पेपर में, what is significance of de Broglie wavelength? तो आपको क्या करना है देखना, स्क्रीनशॉट लो। देखिए, जब आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या महत्व है इसका, तो आप फिर से वही बात बोलेंगे, इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फिर आप ऐसे साबित करेंगे, इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक, अगर ऑब्जेक्ट बड़े ले लें तो क्या होता है, इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक, लेट्स सपोज कि मैं किसी बॉल का मास डालता हूँ, अपना भी नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो और भी बड़ा हूं, तो मेरे में तो और भी वेवलेंथ ना के बराबर आएगी। मास डालता हूँ 1 किलो बॉल है, और इसकी वेवलेंथ निकालता हूँ। लेट्स सपोज, इक्वेशन को आसान रखने के लिए, बॉल बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दो चीजें होनी चाहिए ना ऑब्जेक्ट में, मास और वेलोसिटी। तो मैं प्लैंक कांस्टेंट डालता हूँ 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और मास इलेक्ट्रॉन का इस बॉल का 1 किलो है, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब जब मैं इसे निकालूंगा तो ये पर सेकंड है, तो ये सेकंड भी ऊपर, ये तो सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो ये तो काटना भी आसान हो गया। ये 10 की पावर माइनस, ये जस्ट इतना हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर -35 मीटर, मीटर में आएगी।
अब ये वेवलेंथ तो ना के बराबर है, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, तो आप जितना ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे वेवलेंथ उतनी कम आएगी। और सोचिए कि हमारे जितना मास डाल दिया तो वेवलेंथ, मेरा मास डाल दोगे तो वेवलेंथ इससे 80 गुना और कम हो जाएगी। तो आपको ये लिखना है कि वेवलेंथ बहुत कम आती है, ना के बराबर, तो वेव नेचर ना के बराबर हो जाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रो में। ओ मैक्रो है, इन केस ऑफ मैक्रो। तो ये इतना आसान होता है लिखना, जिसे बच्चे कहते हैं सर इसका क्या मतलब था, ये पेपर में आया था, तो ये इतना आसान होता है। आप बताइए, ये आया समझ? यस सर। सर Yes, हाँ, sir. क्या? अब सुनिए, तो इन दो थ्योरीज से, सुनना मेरी बात, बोर्स मॉडल को क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हीजनबर्ग ने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है ये बताया नहीं जा सकता। तो आप कैसे बता रहे हैं, और आप क्या गारंटी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है जैसा बोर्स ने कहा? यानी बोर्स पे उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। दूसरी बात, डी ब्रोगली ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है। अब आप अगर बोर्स मॉडल को देखें तो उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए बोला, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वेलोसिटी भी, अगर आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकालने के लिए आ जाती है बोर्स मॉडल में। लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इन चीजों की बात नहीं है। यानी कि जो मॉडल है वो आधा अधूरा है, उसमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की कोई बात नहीं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेव नेचर है तो आप इस बात की क्या गारंटी ले सकते हैं कि वो डेफिनिट पाथ में घूमेगा? क्योंकि वो कभी भी टूटकर वेव में बदल सकता है और वेव का कोई डेफिनिट पाथ नहीं होता। तो ये साबित होने लगा यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है। अब यहां से एक मॉडल आया, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल। इस चीज को समझना कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, ये बहुत अजीब बात है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स जो साइंस है वो मैथ पर डिपेंड करती है, और विदाउट मैथ अगर आप उसे समझेंगे, और अगर मैथ के साथ समझेंगे तो फिर तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैथ की हायर लेवल की है, बहुत हाई। जो आप सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे बहुत हाई, आपके टीचर के लिए भी हाई है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को थ्योरेटिकली समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास कई तरीके और स्टोरियां हैं, आप उन्हें सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर वो बोर्स मॉडल को इनने खराब क्यों करा था, इसका आपने सेकंड पॉइंट क्या बताया था? भाई सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया ना कि डी ब्रोगली, बोर्स ने इलेक्ट्रॉन के मास, वेलोसिटी, ये सब चीजें बताई, और ये सब चीजें तो पार्टिकल में होती हैं। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने अपनी किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालने के लिए नहीं कहा, वेवलेंथ निकालने के लिए कहा है फोटोन की, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी। तो उसके मॉडल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। ओके सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब देखना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, इसको समझना, और थोड़ा जल्दी है, जल्दी आएगा तुम्हें समझ में वैसे भी। लेट सपोज कि एक दिन साइंटिस्टों ने, कुछ ऐसा ही हुआ मिला जुला, इसमें पूरी बात भी सच नहीं है, लेकिन आप सुनना मेरी बात, जो भी है सच है या जैसा भी है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। तो जो क्वांटम मैकेनिकल शब्द का क्या मतलब होता है इसका, अभी चलेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेट सपोज कि सबसे सिंपल एटम के बारे में सोचते हैं, हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का वो एक इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूम रहा है। तो मान लो कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम फोटोज ले सकते हैं,
हालांकि फोटोज में उनकी पोजीशन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लाइट टकराने से, मगर कुछ तो नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो साइंटिस्टों ने मानना है ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, मैं कह तो रहा हूँ, ये मैथ से बनाया गया है फिगर, मैथमेटिक्स से, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन मान लीजिए कि हम फोटोज लेते हैं हाइड्रोजन एटम की, और उन फोटोज में इलेक्ट्रॉन नजर आता है पहली बार यहां, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगली फोटो में वो यहां नजर आता है, उससे अगली में यहां, उससे अगली में, यानी कई 4 फोटो है, ये 4 फोटोज को कंबाइन किया हुआ है, यहां 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 यहां। अब मान लीजिए कि मैं ऐसी बहुत सारी फोटो लेता हूं, पता नहीं उनकी गिनती क्या है, तो देखना क्या फिगर बनता है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले माइंड में ही बिठाओ। तो ऐसा फिगर नजर आए, तो अगर ऐसा फिगर नजर आए आता तुम्हें, तो तुम क्या कहते कि ये इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूम रहा है, बताना जरा। सर रैंडम पाथ में। जी बिल्कुल, ये किसी भी पाथ में नहीं घूम रहा है, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जितनी जगह है उसमें कहीं भी चला जाता है। ये तो एक ऐसा हो गया जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता है और वो मधुमक्खी कहीं भी मंडराती रहती है, बिल्कुल ऐसा ही इमेजिन करना है। लेकिन एक चीज है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक डिजाइन सा बना रहा है, और उस डिजाइन में ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस जगह में रहता है, किसी पाथ में नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में 90% से ज्यादा टाइम रहता है, इस जगह पर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं जाता है, वो कितनी भी दूर तक जा सकता है। मगर इस डायग्राम के अंदर मैं ये नहीं बता सकता कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां गया, यहां से कहां गया। यानी मैं कभी बच्चों को ये नहीं बता पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है, क्योंकि उसका कोई पाथ नहीं होता है। चलिए मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा इसके बारे में सोचना तो कठिन होता है, आराम से सुनना, ये सब समझ में आए, मुझे इनमें कोई डाउट नहीं होता है। वो तो मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ। आलसी क्या, मेरे पे काम भी इतना ज्यादा है कि फिर मेरे पे कई ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां सी हैं कि आधा तो मैं वैसे ही डिप्रेशन में रहता हूँ, फिर पढ़ाने का बोझ। अब सुनिए, अब देखिए कि ये हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों सोच रहे हैं। चलिए हम राज आर्यन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी दिन मयंक मुझसे ये कहता है कि सर ये जो राज आर्यन है ये कहाँ रहता है, किस पाथ में घूमता है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा और बेकार लगा, क्योंकि आपको पता है कि राज आर्यन किसी पाथ में नहीं घूमता है। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है, तो ये सवाल बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में नहीं घूमता है। लेकिन फिर भी अगर मयंक मुझसे राज आर्यन के बारे में पूछ रहा है, और अगर मैं राज आर्यन को जानता हूं, तो मैं कुछ तो बताऊंगा।
पाथ नहीं, तो क्या बता सकता हूँ, ये बताओ। पाथ तो है नहीं उसका कोई। सर गली नंबर, घर नंबर, ये सब। यस सर, उसका एड्रेस बता सकते हैं। एड्रेस या गली नंबर या जो भी। अच्छा, किसी को एड्रेस तुमने ऐसे बताया है कभी? सुनना, वैसे तुम्हें ऐसे ही बताना चाहिए। 5 बजे सर कहाँ मिलेंगे? तुमने कहा इस समय 5 बज रहे हैं और सर उस वाली एकेडमी में होते हैं। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि सर 5 बजे वहां मिल जाएंगे। जब कोई तुमसे ये कहे 100%, तो क्या तुम 100% गारंटी लोगे? नो सर। नो सर। तो सर नो सर। तो तुम उससे ये कहोगे कि 100% तो नहीं, लेकिन 100 बार अगर जाओगे तो 90 बार से ज्यादा सर उस जगह पर मिल जाएंगे। जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज का पाथ नहीं बता पाते तो हम उसका एड्रेस बताते हैं, या एक तरीके से हम ये बताते हैं कि वो चीज अपना जीवन कहाँ गुजारती है। तो हम ये बताएंगे अब लोगों को, क्योंकि पाथ तो कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोगों को ये बताना चालू करेंगे कि पाथ तो नहीं, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का इतनी रेडियस वाला, सर्कुलर नहीं, ये स्फीयर है, 3D है, ये ऐसे है गोल, न्यूक्लियस के चारों तरफ इतनी रेडियस वाला एक स्फेरिकल एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। बस, तो ये डायग्राम जो आपके सामने बनाया हुआ है, बस वो ये बता रहा है कि इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी कि ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी किसी भी टॉपिक तक, हर चैप्टर में आएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 90% से ज्यादा केसेज में आप चेक करना बच्चों को, वो डायग्राम्स को समझते ही नहीं है इन्हें, और जब इनका यूज आता है तो यूज कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कई टीचरों ने मुझे ये सलाह दी है कि सेकंड चैप्टर बड़ा है मत पढ़ाइए, फोर्थ पढ़ा दीजिए डायरेक्ट। अब मेरे ये समझ नहीं आता है कि फोर्थ कैसे पढ़ाया जाएगा सेकंड के बिना, तो वो आपको समझ आ जाएगा अभी कि फोर्थ कैसे, क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता सेकंड के बिना। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में जो ये फिगर है, इस फिगर को कहते हैं ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट अलग वर्ड है और ऑर्बिटल अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द है। ऑर्बिटल क्या होता है कि ऑर्बिटल एक रीजन होता है, ए रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। अगर आप इसकी हिंदी समझे तो इस सेंटेंस में मैंने ये लिखा है जस्ट कि न्यूक्लियस के चारों तरफ के स्पेस में एक रीजन, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पूरा बोर्ड है जो आपको, जितना आपके डायग्राम पे नजर आ रहा है, जितना आपके मोबाइल में नजर आ रहा है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ का एरिया है। और उस एरिया के अंदर एक रीजन इन विच, और उस रीजन में प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, अप टू 95%। अब इलेक्ट्रॉन कहां तक जा सकता है? अब आप क्या गारंटी लेते हैं कि एक मधुमक्खी छत्ते से कितनी दूर तक जा सकती है? क्या गारंटी लेते हैं आप इस बात की? तो इसका आंसर है कि शायद मधुमक्खी कहीं तक भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मधुमक्खी किसी फूल पर बैठी हो बहुत दूर 2 किलोमीटर, लेकिन चांसेस ज्यादातर यही हैं कि वो मधुमक्खी छत्ते के आसपास मिलेगी। अब जैसे मेरे बारे में कहा कि इस समय 5 बज रहे हैं और सर उस वाली एकेडमी के उस कमरे में मिलने के सर के चांसेस हैं, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ 5 बजे, क्या अमेरिका में मिलेंगे सर? आपने कहा नहीं। और अगर मान लो कि मैं उस दिन अमेरिका चला गया तो, और मैं उससे मिल गया तो, अब तुम क्या लोगों से, अगर इसका मतलब ये है कि तुम लोगों से ये कहना चालू कर दो कि 5 बज रहे हैं सर अमेरिका में भी पाए जाते हैं, क्योंकि आप वो जगह बताएंगे जहां चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इस डायग्राम के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ये अमेरिका चला गया है तो अब क्या तुम ये बताने लगोगे अमेरिका में भी पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन? तो इसे को जरा बिठाओ मन में, सिर्फ इसको पढ़ के आगे मत जाने दो, क्योंकि ये टॉपिक अब बड़ा है, लंबा है, और ये आखिरी पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का।
तो ये जो ऑर्बिटल है, ये समझ में आ रहा है ऑर्बिटल क्या चीज होती है? Yes, sir. यस सर। अब देखो, तुम यकीन मानो कि टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम मेरी कुछ बातें सुनो। अब मान लो कि राज आर्यन के साथ मयंक और आदित्य और आरव, ये चारों एक ही घर में रहते हैं। अब मान लो कि मनमीत ये पूछती है कि सर मुझे ये बताओ कि ये चारों लड़के कहाँ मिलेंगे। तो अब ये एक ही घर में रहते हैं, है ना, एक ही घर में रहते हैं ये चारों। लेकिन आपने ये देखा है कि बच्चे घर में अलग अलग एरिया में ज्यादातर समय गुजारते हैं। कुछ उस वाले कमरे में, कुछ छत पे रहना ज्यादा पसंद करता है शाम में, कोई नीचे रहना ज्यादा पसंद करता है, कोई घर के उस तरफ के कॉर्नर में, कोई बालकनी में। तो ये बताओ कि अगर मैं हर बच्चे के लिए ऐसे डॉट्स बनाऊं जहां पर न्यूक्लियस घर का सेंटर है और इस सेंटर के चारों तरफ मुझे राज आर्यन, मयंक, आदित्य और अरब की पोजीशन बतानी, तो ये देखिए कि क्या आपको नहीं लगता कि चारों के अलग अलग डिजाइन बन जाएंगे, अलग अलग डायग्राम बनेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये सोचो कि अगर एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन हो जैसे सोडियम, तो आपको हर इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग अलग बताना पड़ेगा न्यूक्लियस बना के, कि फलाना इलेक्ट्रॉन इस एरिया में पाया जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ के इस डिजाइन में पाया जाएगा। तो हमारे टॉपिक्स आगे कुछ इस तरीके के रहेंगे कि हम एक ही एटम के एक से ज्यादा फिगर बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं आपको एक आपको ना मैं एक डेमो देता हूं, सुनो। अगर मैं लिथियम का आपको रियल फिगर दिखाऊं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रियलिटी में देखना कैसे मिलेंगे अगर आप इसे देख पाते। इनमें से 2 तो आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे एक साथ, दोनों के चांसेज होंगे। ये कहीं भी घूम रहे होंगे, ये समझ लो 2 बच्चों का जोड़ा है जो आपस में दोस्त हैं एक ही घर में, या भाई भाई हैं जो एक ही साथ रहते हैं। तो उनके लिए तो आपको एक ही डिजाइन बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे ये रे वो दोनों इलेक्ट्रॉन सर इस एरिया में मिलेंगे, मैं कहूंगा कहाँ मिलेंगे, आप कहेंगे हमें नहीं पता सर कहाँ मिलेंगे, हमें सिर्फ इतना पता है कि इस एरिया में उन्होंने अपना ज्यादातर समय गुजारा। ये तो इतिहास है सर, ये डॉट्स तो इतिहास बता रहे हैं सर, आज का नहीं पता हमें, हम तो ये बता रहे हैं बचपन से उन्होंने कहाँ कहाँ समय गुजारा है, इधर तक ज्यादातर चांसेस थे सर उनके। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे, ज्यादातर समय वो न्यूक्लियस के ऊपर गुजारता है या नीचे। तो ऐसे अलग अलग डिजाइन बन जाएंगे। तो कल को इन डिजाइन को देख के डरना नहीं है। दरअसल हर डिजाइन बस ये बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन के कहाँ पाए जाने के चांसेस। जैसे एक घर में 10 बच्चे हैं और मैं अगर ऐसे कहने लगूं कि ये घर के बाहर का ये घर है और ये बच्चों गार्डन है। अब आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा सर कहाँ ज्यादातर समय गुजारता है, तो मैंने कहा एक बच्चा यहाँ, एक का मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, एक को ऐसे बना दिया। तो अब आप इसमें रोएंगे नहीं कि सर ये क्या कर रहे हो, ये तो अलग अलग डायग्राम बनेंगे। आप पूछेंगे कि अलग अलग बच्चों के बारे में पूछेंगे, तो कल को ऐसे डरना नहीं है कि हाँ ठीक है कोई भी डिजाइन हो तो आप कहना हाँ यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। हालांकि सारी बातें मैं समझाऊंगा उस समय भी। तो पहली बात तो यहाँ से आपने ये समझा सिर्फ हाइड्रोजन एटम, ये समझिए कि आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम को जानते हैं फिलहाल, और किसी को नहीं। सबका हिसाब मत लगाने लगना। और ये ऑर्बिटल आपने आज पढ़ा है। अब ये डायग्राम मैथ से कैसे बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे काफी सवाल आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो। देखो एक श्रोडिंगर साइंटिस्ट था, उसी ने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का डायग्राम बनाया था।
और उस डायग्राम को बनाने के लिए उसने एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया था, मगर वो इक्वेशन ऐसे समझ नहीं आई। सुनना मेरी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सच में यकीन मानना, इसे तुम जरूर भूल मत जाना, इसे ये तुम्हारे आगे के काम आएगी। ये ठीक ऐसा है जैसे 10th क्लास में किसी ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं पढ़ा, तो 11th में ऑर्गेनिक क्या घंटा पड़ेगा वो। तो 10th में अगर किसी ने कार्बन एंड कंपाउंड पे ध्यान नहीं दिया है, तो अब देखना उसकी वाट लगने वाली है 11th में। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो ये समझ के रखना। हालांकि बीएससी नहीं करोगे तो ये कम ही आएगा। देखिए जो साइन होता है ना, साइन साइन को बोलते हैं वेव फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो मैथ में एग्जिस्ट करती है, जैसे मास, डेंसिटी, ऐसे ही साइन। साइन होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड। आप मुझे ये बताएंगे, दो साउंड वेव है, ये 9th में आया था, आपने कितना ध्यान दिया ये पता नहीं, ये 9th में आता है, ये कंफर्म है, ये बात पे बहस ही नहीं करना, क्योंकि मैंने भी साइंस पढ़ाई है 9th-10th की पहले, आज से 8-9 साल पहले। साउंड वेव दो तरीके की है, एक ये है और एक ये है। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैंने सेम बनाई है। इनकी वेवलेंथ सेम है लगभग, ना भी आ रही हो नजर तो आप समझ जाना सेम है। दोनों साउंड वेव्स की वेवलेंथ मैंने सेम बनाई है। सुनने में दोनों साउंड वेव्स में क्या अंतर आएगा बताओ? सर पिच का। पिच तो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है, जब वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। लाउडनेस, लाउडनेस, धमाका, लेफ्ट वाली साउंड धमाके को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों साउंड मेरी ही है क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो ये एक ही आदमी की आवाज है, मगर ये ऐसे बोली गई है जैसे मयंक और फिर ऐसे मयंक, ऐसे। समझ में आई मेरी बात? इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है मगर लाउडनेस में अंतर है। यानी लेफ्ट और राइट वेव में से ये बताइए कि कौन सी वेव ये दिखा रही है कि साउंड कहाँ ज्यादा है? सर लेफ्ट वाली दिखा रही है साउंड। लेफ्ट वाली बता रही है कि यहाँ साउंड ज्यादा है, और साउंड ज्यादा का मतलब क्या होता है? साउंड ज्यादा का मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा। एम्पलीट्यूड। ठीक इसी तरीके से जिस जगह पर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां साउंड ज्यादा, ठीक ऐसे ही जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्या आप इसे कंपैरिजन कर पाए? जहां पर, सुनो, जहां पर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, जहां पर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां साउंड ज्यादा। ये मैंने आपको अभी दिखाया 9th के एग्जांपल से। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब बताओ, यस। अबे ये बताओ, पहले तभी तो पढ़ाऊंगा कुछ, नहीं तो क्या पढ़ाऊंगा? ये लाइन समझ में आई? हाँ जी सर। तुम बाकी क्या सो गए हो? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से बता दो। अब आ गए ना, फिर से बता दो। और जब मैं 3-4 आवाजें लगा रहा हूं अभी पीछे, कर रहे हो ना वही काम। तो जहां पर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां साउंड ज्यादा। ये समझ में आया? यस सर। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये यस सर आ गया। आ Yes. गया सर।
सेम ऐसे ही अगर कहीं पर लाइट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो वहां लाइट ज्यादा, यानी अगर लाइट ब्राइट चमक रही है, एक रेड बल्ब ब्राइट है और एक रेड बल्ब डिम है, तो जो ब्राइट वाला रेड बल्ब है उसमें लाइट ज्यादा, और लाइट ज्यादा का मतलब फोटोन ज्यादा, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आता है जहां पर मात्रा ज्यादा होती है। तो आपको साइन जो है वो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन की वेव का, मगर इसे वेव फंक्शन भी बोलते हैं। वेव फंक्शन का मतलब होता है वेव का एक कैरेक्टर, ऐसे ही वेव का एक कैरेक्टर होता है एम्पलीट्यूड। कभी भी मैथमेटिक्स में साइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइन प्लस माइनस कुछ भी आ जाता है, कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए साइन का स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। साइन के बारे में कहना नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर करते रहें तो ये हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है और फिर ये आपके काम आ सकती है, आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को कहते हैं स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। अब एक सीधी सी बात है कि अगर आप ये बोलते हैं कि साइन ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि साइन ज्यादा तो साइन स्क्वायर ज्यादा, एक ही तो बात है। अगर साइन की वैल्यू ज्यादा आएगी तभी तो साइन स्क्वायर ज्यादा होगा, तो एक ही रिलेशन है ये, बस इसमें स्क्वायर लगाना है जिसका कुछ मैथमेटिकली रीजन है। तो आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर की वैल्यू जहां ज्यादा आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन साइन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से। जैसे एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसलिए लेट सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैं दो जगह पर आपको इलेक्ट्रॉन की वेव दिखाता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव में बदल जाता है, मैंने आपको समझाया। एक जगह ये है और एक जगह ये है, तो आप इस वेव को देखकर क्या समझे, इलेक्ट्रॉन की क्या जानकारी दे रहा है, और ये याद रखिएगा एक ही इलेक्ट्रॉन है अंदर, उसी की वेव है। सर जो नीचे आपने बनाई है वहाँ वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल जी, ये इतना साधारण है जैसे उसने शब्दों में बता दिया है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा, हिंदी में लिख देता हूं। और अगर आपने ये नहीं समझा तो याद रखना कि मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना हमेशा समझ लिया करो, आप पर ही पड़ेगा जो भी फर्क पड़ेगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस ज्यादा, यानी वहां इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा समय गुजारता है जहां इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का ये ना, ये सारे काम उनके हैं, ये राहुल सर के। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना बोर्ड, देखो पूरा बोर्ड टेढ़ा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा। ये क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में, मैं लिखित में दे सकता हूं इसे। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, और आपको इसे डेफिनेशन को ही नहीं रटना है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर एट ए पॉइंट अराउंड न्यूक्लियस, sin square at a point around nucleus gives us probability density of electron at that point। किसी भी जगह पर न्यूक्लियस के, ये लिखा है हिंदी में बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ
अराउंड न्यूक्लियस लिखा है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर साइन स्क्वायर की वैल्यू ये बताने के काम आती है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आया समझ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. अब एक श्रोडिंगर की इक्वेशन है, स्क्रीनशॉट लो, एंड चल रहा है वैसे ये। अब एक श्रोडिंगर की इक्वेशन है, जिसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो कुछ ऐसी है, डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल्स टू 0। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, ये मेरे को याद ही नहीं आई। 8 पाई स्क्वायर एच अपॉन में एम स्क्वायर, ये मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा लिख लिख के कि यही थे 8 पाई स्क्वायर एच अपॉन में एम स्क्वायर। एम का स्क्वायर क्यों होगा यार, एम का स्क्वायर नहीं होगा, 8 पाई स्क्वायर एम यही होगी अपॉन में एच स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर भी नहीं सकते। दरअसल ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यूज पता लग जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैथमेटिक्स हायर लेवल की है। और अगर आप इसे सॉल्व करना जानते तो भी आपको काफी समय लगेगा, क्योंकि लंबी इक्वेशन चलेगी। ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी साइन बाई डी एक्स, ये डी स्क्वायर साइन बाई डी एक्स है, यानी आपको 2 बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, वो भी 11th वाला या 12th वाला नहीं, वो भी आपको बड़े लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। सर वो 8 लिखा है आपने? 8 लिखा है वो आपने? 8 हाँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस इक्वेशन को कभी सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कभी भी जिंदगी में ऐसा होगा कि आपको इसे सॉल्व करना पड़े, और इतना दिमाग आप में कभी होगा। इतना ये समझ लीजिए कि ये श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई है, आपको तो सॉल्व करनी है। तो इनके माइंड में और अपने माइंड में जरा अंतर स्पष्ट करो। और जब श्रोडिंगर ने ये पढ़ाई करी होगी तो उस समय शायद गूगल नहीं था, शायद क्या आप सभी जानते हैं। गूगल तो छोड़ो, ये किताबें भी नहीं होती थी कोई पढ़ के पता चल रहा है, और कोई ट्यूशन भी नहीं होते थे कि बैठ के कोई आदमी पढ़ा दे। आजकल तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बेटा ये नहीं कर पा रहा है, इसका ध्यान रखो। बताओ जी, मैं ध्यान रखूं? मैं 100 बच्चों का ध्यान रखूं, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे पेरेंट्स, तो मैं कैसे देखूंगा कि वो कितना पढ़ पा रहा है? तो आजकल ये अंतर है। आप लोगों को लगता है पुराने आदमियों में बहुत दिमाग था, आजकल एफर्ट कहाँ लगानी पड़ती है। आजकल तो मैं खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, बच्चे तो हाँ ना का जवाब दे रहे हैं, वो भी एहसान ही है, समझ लो कि वो भी एक तरीके से एहसान ही करते हैं। तो ये इक्वेशन उसने बनाई है और आप तो सॉल्व करने की भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस इक्वेशन को एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है ताकि बच्चे डर ना जाए, एच साइन इक्वल्स टू ई साइन। तो जब ये इक्वेशन आपको दिखे और कोई बोले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया गया है। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखिए, एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, आपको भी ऐसे बोल देना है अगर कोई पूछे एच क्या है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको इसके बारे में। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, सुनना मेरी बात बस, और सुन के जरूर जाना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, कोई पिक्चर माइक्रोस्कोप से नहीं बनानी होती है, ना कोई फोटो लेनी होती है। ऐसा होता है जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साइन निकालने के लिए, साइन निकालते हैं आप इससे, फाइंड साइन, पहले आप साइन निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप इस पिक्चर से साइन निकालते हैं। जब आप इस पिक्चर से साइन निकालते हैं सपोज, तो आप इसको अलग अलग जगह के लिए सॉल्व करते हैं। कभी आप इक्वेशन को इस जगह के लिए सॉल्व करेंगे, कभी इस जगह के लिए, कभी इस जगह के लिए। इसीलिए XYZ दे रखा है, आप बताएंगे कि आप किस जगह के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता नहीं कितनी बार ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए। तो जब आप इस जगह के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं और लेट्स सपोज साइन निकालते हैं और वो वैल्यू बड़ी आती है, तो आप यहाँ ज्यादा डॉट्स लगाएंगे। आप कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है। आप उसे यहाँ के लिए सॉल्व करते हैं तो आप
कोई वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आती है तो और ज्यादा डॉट्स लगाएंगे। आगे जाने पर इक्वेशन में साइन कम होता नजर आएगा तो आप डॉट कम लगाएंगे। आगे जाते जाते साइन बहुत कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चांसेस कहीं तक भी हो सकते हैं पाए जाने के, ज्यादा यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से श्रोडिंगर ने वो डायग्राम बनाया। आज के समय में जब डायग्राम की उसकी फोटो ली गई हाइड्रोजन एटम की, आज तो ले सकते हैं, तब ये साबित हुआ कि श्रोडिंगर ने उस समय पर जो मैथ से डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल करेक्ट था। आई मेरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इक्वेशन के बारे में जरूर ध्यान रखना। अब आप उस बैच से जो कि आपकी क्लासेस से 15-20 दिन पहले बना था, उससे एक क्लास पीछे हैं बस। एक क्लास की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, 20-25 मिनट की है, वो बड़ी क्लास नहीं है। एक मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कब आओगे? अब आना है 2 बजे ही, है ना? Okay, sir. Yes, sir. परसों, ठीक है। ओके सर।